हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वर्कशीट सॉल्यूशन। तो आज का वर्कशीट है नंबर 18, जो कि क्लास 7 के लिए है। क्लास 7 के लिए वर्कशीट नंबर 18 सामाजिक विज्ञान में से ये वर्कशीट आया है भूगोल। तो देखते हैं आज का वर्कशीट। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 27 नवंबर 2020 के लिए है। वायु, हवा, देखिए तो मौसम और जलवायु। किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं, और जलवायु एक नियत स्थान की दीर्घकाल की मौसम की औसत को जलवायु कहते हैं। इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया, लगभग 25 वर्ष या अधिक। तो जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है। जो जलवायु है वह लगभग 25 वर्षों के या उससे ज़्यादा समय के बाद होता है। और मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। मौसम जैसे कि 6 महीने में ठंड आ गया, 6 महीने के बाद गर्मी, 6 महीने के बाद सर्दी, फिर 6 महीने के बाद बरसात। ठीक है, इस तरह से आता है मौसम। और जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाते हैं। जो जिस तरह से इसमें 6 महीने होते हैं, इसमें बहुत साल लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 25 साल, इसमें बहुत या 25-30 साल लग जाते हैं जलवायु को बदलने में या परिवर्तन होने में। समझ रहे हैं आप कि मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क है। तो उदाहरण, सभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना। ये मौसम है कि कहीं पे धूप निकला थोड़े समय के लिए, उसके बाद बारिश हो गया। आपने भी देखा होगा, कभी कभी हुआ था ऐसा कि अभी धूप का निकलना थोड़े समय के बाद बारिश हो जाता है। और भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। जो भारत है, इंडिया है, उसकी जलवायु कैसे है, मानसूनी की प्रकार की है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे में क्या है। क्रियाकलाप एक है कि आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं। मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो आप किसके द्वारा देखते हैं, या आप अखबार के जरिए देखते होंगे, या टीवी पे, या मोबाइल पे, या आजकल मैसेज आ जाता है कि आज का मौसम का तापमान इतना डिग्री सेल्सियस है। तो आप लिख सकते हैं कुछ भी। और ये पूछ रहा है कि मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता करता है। तो इससे हमें पता लगता है कि कब बारिश हो सकता है और कब धूप निकल सकता है। ठीक है, तो मौसम को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वायु दाब एवं पवन एवं आर्द्रता। तो देखते हैं नीचे क्या है। तो पहले देखते हैं तापमान। तापमान में है कि तापमान है वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तापमान किसे कहते हैं कि वायु, हवा में जो मौजूद ताप यानी कि जो शीतलता के निर्माण को तापमान कहते हैं। ताप यानी जो गर्म होते हैं, जिसको शीतलता मतलब कि ठंडा के लिए निर्माण करते हैं, उसे तापमान कहते हैं। तो वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। जो शीत ऋतु होती है वो ठंड होती है, ये ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी गर्म होती है, सबको पता है। तो इसमें देखते हैं आतपन। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली यह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतमन कहलाती है। जो सूर्य से जो प्रकाश आता है या ऊर्जा आता है, वह जिसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे आतमान कहते हैं। तो आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यह कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। तो इसका मतलब यह है कि जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी का आपको पता है ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर पे सूर्य है, तो इनकी जो प्रकाश है वह तिरछी पड़ती है। जहाँ पे कम पड़ता है वहाँ पे बर्फ़ हो जाता है, जहाँ पे सीधी पड़ती है वहाँ पे गर्मी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि
जाएगी कि यहाँ पे कुछ फसलें उग ही नहीं पाएगी। अगर ज़्यादा रोशनी पड़ेगा तो वहाँ कुछ भी फसल नहीं उग पाएगी। और बर्फ़ कहाँ जहाँ पे तिरछी पड़ती है ना, जहाँ ध्रुव होते हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब वही है। और यहाँ पे तापमान, जैसे कि यहाँ पे तापमान दिख रहा है, अगर ज़्यादा आएगा जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया मतलब कि बहुत गर्मी है। अगर आप समझ लें कि 5 डिग्री सेल्सियस आ गया मतलब कि बहुत ठंड है। तो जितना ज़्यादा होता है उतना गर्मी होता है, जितना कम होता है वह ठंडा होता है, ठंड होता है। ठीक है, देखेंगे नीचे क्या है। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। जो गांव होते हैं वहाँ तापमान अधिक होता है, अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। मतलब कि गांव का तापमान कम होता है और शहरों का तापमान अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। सही बात है, क्योंकि शहरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, जनसंख्या ज़्यादा होती है, अधिक होती है। बल्कि गांव में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, ज़्यादा जनसंख्या नहीं होती, तो इसलिए वहाँ तापमान अधिक नहीं होता है। बल्कि जो शहर है जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ ज़्यादा अधिक तापमान होता है। वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। जो शहर है वहाँ जनसंख्या अधिक है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं क्रियाकलापों में ईंधन का खपत होता है। ठीक है, तो इसी से तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है शहरों में। तो नीचे में क्या देखते हैं, तो अब पढ़ते हैं वायु दाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो पॉइंट नंबर सेकंड का मतलब है कि देखिए कि समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक अधिक होता है। जहाँ पे समुद्र होता है वहाँ पे वायु का दाब बहुत अधिक होता है। तो ये जो वायु दाब है इसका चित्र आपको यहाँ पे ये वायु दाब। ठीक है, तो इसको किस लिए उपयोग किया जाता है? इसको वायु दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे कि अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। जो ऊंचाई होता है जैसे कि पर्वत, ये पर्वत है, ये बहुत ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पर जाते जाते ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वायु की भी कमी हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादातर पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं कि जब भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगा तो ऑक्सीजन ले लेंगे इसमें से। तो ये पर्वत है, ठीक है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। देखते हैं कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जहाँ पे अधिक तापमान होता है वहाँ पे जो वायु गर्म हो जाती है वह ऊपर उठते जाती है। ठीक है, तो इसके नाम है कि बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। देखते हैं आगे कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। तो मैंने बताया कि अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे गर्म, जहाँ पे बहुत कम होगा वहाँ पे वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा तापमापी। तो इसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने के लिए मानक इकाइयाँ डिग्री सेल्सियस होती है। देखिए यहाँ पे सेल्सियस आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि इधर पे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने ये बताया कि जितना ज़्यादा होगा उतना गर्मी, जितना कम होगा उतना ठंड। समझिए आप, मतलब गर्मी
और डाउन मतलब कि ठंड। ठीक है, हम देखते हैं नीचे कि वायु दाब मापी। इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए भी किया जाता है। तो क्रियाकलाप 2 है कि अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए। तो जो अगले सप्ताह, तो चेक कीजिए जो पूर्वावलोकन है वह अगले सप्ताह का तापमान क्या बता रहा है। अभी जो ठंड है तो अभी 30 या 32 डिग्री बताएगा। तो देखिए कि वो कितना तक सही है, कितना तक गलत है। तो देखते हैं इसको क्वेश्चन आंसर। कि प्रश्न नंबर 1 है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान की मात्रा क्यों घटती है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप यहाँ से देंगे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। जो भूमध्य रेखा है वहाँ सूर्य की किरणें सीधे गिरती है। जैसे कि सूरज है, ये पृथ्वी है, तो भूमध्य रेखा आपको पता है बिल्कुल सीधा होता है, इधर कर्क रेखा होता है। तो भूमध्य रेखा जहाँ पे सूरज है, सूरज का रोशनी इन पे सीधा पड़ता है। ठीक है, सीधी गिरती है, जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी होकर गिरती है। अब देखिए एक ध्रुव इधर पे होते हैं, एक ध्रुव इधर पे होते हैं, सूर्य इधर पे है। तो जहाँ पे भूमध्य रेखा है यहाँ पे तो सीधा चल जाएगा, मगर ये जो है यहाँ पे तिरछे जाएंगे। देख सकते हैं आप, इधर पे तिरछे जाएंगे। ठीक है, तिरछी होकर गिरती है, जिससे भूमध्य रेखा से ध्रुव तरफ जाने पर सूर्य से दूरी बढ़ती है। इसी कारण सूर्य का तापमान अर्थात आपतन की मात्रा भी घटता जाता है। ठीक है, घटती जाती है। इसी तरह से आप भी लिख लेंगे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है प्रश्न नंबर 2। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान में अधिक क्यों होती है। तो हमने भी पढ़ा था कि क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ पे गाड़ी वाहनों का अधिक है। तो देखते हैं इसका आंसर। आपको 2 लाइन लिख लेना है प्रश्न नंबर 2 में कि गाँव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियाँ एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन का खपत होती है, अधिक होती है। तो तापमान इसलिए शहर का अधिक होता है। तो मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, आपको ये पूरा लिख लेना है 2 लाइन। तो अगर वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे में रेड कलर का बटन दिख रहा होगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु दाब किस प्रकार का होता है। जो ठंडे क्षेत्र है, किस प्रकार का वायु दाब किस प्रकार होता है। देखते हैं इसका आंसर। तो आपको ये लिख लेना है जहाँ पे कम तापमान मतलब ठंड। ठीक है, वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप भारी निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। तो ये आपको प्रश्न नंबर 3 पे उत्तर लिख लेना है। ये भी 2 लाइन है, इसको भी आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, तो वर्कशीट में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब, ठीक है, नीचे में लिखा होगा सब्सक्राइब बटन रेड कलर का, तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी भी आएगा, उसे भी प्रेस कर दें और नीचे में लाइक भी कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ये आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।